नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे राहुल गांधी को लगा तगड़ा झटका, कौन कौन बन रहा है महायुति में मंत्री, क्यों अजीत पवार के साथ हुआ खेला, क्यों मोदी पर भड़के उद्धव ठाकरे और बीएमसी चुनावों में क्या है एकनाथ शिंदे का प्लान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। चुनाव में करारी हार के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस में मची भगदड़, प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं नाना पटोले, खड़गे को लिखा पत्र। पीएम मोदी पर भड़के उद्धव ठाकरे, बोले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले क्या कर रही है सरकार। बीजेपी बोली ये बोलने के लिए तुम्हारी औकात नहीं। महाराष्ट्र में नई कैबिनेट का रास्ता हुआ साफ, आज है शपथ ग्रहण समारोह, अजीत शिंदे के विधायकों ने मनाया जश्न। फडणवीस कैबिनेट विस्तार को लेकर अब नाराज हैं अजीत पवार, पहली बार बिना वित्त विभाग के डिप्टी सीएम बने हैं पवार। महाराष्ट्र में सिर्फ 2.5 साल के काम को लेकर बीएमसी चुनाव में उतरेगी शिवसेना, एकनाथ शिंदे का सामने आया प्लान, उद्धव की बड़ी टेंशन। खबरों में सबसे पहले बात कांग्रेस को लगे झटके की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सबसे बुरी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। खबरों की माने तो नाना पटोले अब कांग्रेस से अलग होना चाहते हैं, वहीं उनके बीजेपी में जाने के संकेत भी मिल रहे हैं। दरअसल 13 दिसंबर को नाना पटोले ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक खत ईमेल किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख के पद जो है उसे छोड़ना चाहते हैं। महाविकास अघाड़ी का हिस्सा कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 101 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीती सिर्फ 16 सीटें। कभी राज्य की सत्ता पर काबिज होने वाली कांग्रेस का ये अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन है। राज्य में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी अपनी सीटें बचाने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। नाना पटोले खुद भंडारा जिले में अपने सकोली विधानसभा सीट में सिर्फ 208 वोटों से जीते। जिला पंचायत सदस्य बनने के साथ ही नाना पटोले को सियासत का चस्का लग गया और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी। कांग्रेस से टिकट मांगा और जब पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया तो निर्दलीय मैदान में उतर गए। निर्दलीय चुनाव नहीं जीत सके तो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की टिकट पर 1999, 2004 और 2009 में विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने। इसमें नाना पटोले को लोकसभा चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जागी तो कांग्रेस छोड़नी पड़ी, जिसकी वजह यह थी कि नाना पटोले जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे वहां पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल जो थे वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कांग्रेस से इस्तीफा देकर नाना पटोले ने भंडारा गोंदिया लोकसभा से प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ निर्दलीय टाल ठोक दी। इस चुनाव में वो हार गए, लेकिन वो दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी के दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ मैदान में उतरे और बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। इसके बाद बीजेपी से उनके मतभेद हो गए। साल 2018 में नाना पटोले ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। नाना पटोले ने 2019 में नितिन गडकरी के खिलाफ नागपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं सके। इसके बाद वो 2019 में अपनी पुरानी सीट से विधायक चुने गए। अब एक बार फिर नाना पटोले का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। अब नाना पटोले का इस्तीफा जैसे ही मंजूर होता है तो ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भगदड़ मचेगी और दर्जनों नेता यहां पर पार्टी छोड़कर नाना पटोले के साथ जा सकते हैं। खबरों में अब बात उद्धव ठाकरे की भयंकर बेइज्जती की। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे के एक बयान पर बीजेपी भड़क गई है और उसने उद्धव ठाकरे की बक्कल उधेड़ दी है। उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को 80 पुराने मंदिरों को तोड़ने के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि 80 साल पुराने मंदिर को तोड़ने का बीजेपी सरकार का नोटिस है, अब कहां है आपका हिंदुत्व। उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार से सवाल पूछते हुए कहा था कि बांग्लादेश के मुद्दे पर केंद्र सरकार क्या कर रही है। ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी रूस यूक्रेन जंग को रोक दिया तो उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार भी रोकना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि इस संबंध में मोदी सरकार क्या कदम उठा रही है, इसके लिए हमारे सांसदों ने उनसे मिलने का वक्त मांगा, लेकिन वो नहीं मिला। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे के बयान पर पलटवार किया है और कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी करने की उद्धव ठाकरे की औकात नहीं है। बावनकुले ने लिखा है, कांग्रेस की गोद में बैठकर उद्धव ठाकरे आज हिंदुओं की रक्षा की बात कर रहे हैं।
आपके 2.5 साल के शासन के दौरान लोगों ने देखा है कि आपका हिंदुओं के प्रति प्रेम कितना खराब था। महाराष्ट्र ने पालघर में साधुओं का नरसंहार और आपका हिंदू विरोधी रुख देखा था। बीजेपी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ खड़ी है। इसी के लिए केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। उस वक्त आप कांग्रेस से डरते थे और राज्यसभा में अलग ही रुख अपनाते थे। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी के ऊपर भी टिप्पणी की थी। ठाकरे ने कहा था कि शिवसेना के हमारे सांसदों ने पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। इसलिए मैंने सांसदों से कहा है कि वो प्रधानमंत्री को एक खत लिखे। उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि वो बहुत बिजी हैं, वो खूब घूमना फिरना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उनका बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर ध्यान नहीं है। इसके बाद ठाकरे ने पूछा था कि बांग्लादेश के मुद्दे पर मोदी सरकार क्या कदम उठा रही है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के बाहर 80 साल पुराने हनुमान मंदिर जो है उसे तोड़ने का नोटिस दिया गया। ये रेलवे कुलियों द्वारा बनाया गया एक हनुमान मंदिर है। रेलवे ने इसे तोड़ने का नोटिस भेजा है, तो आपका हिंदुत्व कहां गया? उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व पर बीजेपी को घेरते हुए ही कहा कि आखिर आपके हिंदुत्व की परिभाषा है क्या? आपका हिंदुत्व सिर्फ चुनावों के लिए है क्या? हिंदुत्व सिर्फ हिंदुओं की राय के लिए है? आपको हिंदू वोट चाहिए, आप इसके लिए उन्हें डरा रहे हैं। आप बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि हमारी स्थिति क्या है, सरकार को ये बताना चाहिए और संसद में बताना चाहिए। इसी को लेकर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को भी यहाँ पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और जोरदार जवाब दिया है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार में सत्ता बंटवारे को लेकर सहमति बन चुकी है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के नए मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जाएगी। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अलग अलग मुलाकातें की थी और इसके बाद नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तारीख 14 दिसंबर तय की गई थी। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने कुल 288 सीटों में से 230 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की है। वहीं पार्टी को मिली सीटों के हिसाब से बीजेपी 22 मंत्रालय अपने पास रख सकती है। वहीं अजीत गुट को 10 और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 11 मंत्रालय मिलने की उम्मीद है। हालांकि खबरों के मुताबिक 14 दिसंबर को महाराष्ट्र के नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ 14 से 15 मंत्री ही शपथ लेंगे। बाकी को बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार करके शामिल किया जाएगा। खबरों में अब बात अजीत पवार की। सरकार गठन के 9 दिन बाद महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट विस्तार करने जा रही है और फडणवीस कैबिनेट में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट के अलावा कुछ छोटी पार्टियों के नेताओं को भी जगह मिलने की बात कही जा रही है। कैबिनेट का जो फार्मूला अभी तक सामने आया है उसमें अजीत पवार को झटका लगता नजर आ रहा है, वो भी तब जब विधानसभा के चुनाव में अजीत की पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहा है। अजीत पवार की पार्टी को भले ही सीटें विधानसभा की 41 मिली हो, लेकिन उसके वोट चाचा शरद पवार से काफी कम है। चुनाव आयोग के मुताबिक अजीत पवार की पार्टी को 9% वोट मिले, जबकि शरद पवार की पार्टी ने सिर्फ 11% वोट हासिल किया। हालांकि सीनियर पवार समर्थित 10 ही उम्मीदवार चुनाव जीत पाए। सीट छोड़ दिया जाए तो वोटों के मामले में भी शरद पवार अभी भी आगे हैं। हाल ही में उन्होंने इस मुद्दे को भी बनाया था और कहा था कि अजीत को इस बार एनडीए के जबरदस्त वोट मिले। 2014 और 2019 के चुनाव में एनसीपी को 17% वोट मिले थे और इस बार दोनों को संयुक्त रूप से करीब 21% वोट मिले, यानी करीब 4% ज्यादा हैं। ये 4% वोट अजीत की तरफ जाने की बात कही जा रही है और ऐसे में अब वित्त मंत्रालय अजीत पवार को नहीं दिया जाएगा, इसकी भी खबरें सामने आ रही हैं। खबरों के आखिर में बात बीएमसी चुनावों की। शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बीएमसी चुनावों और पिछले 2.5 साल में महायुति सरकार के लिए किए गए कामों पर चर्चा करने के लिए पार्टी नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। पार्टी नेता दीपक केसरकर के घर पर हुई इस बैठक में मुंबई के कई मौजूदा और पूर्व शिवसेना सांसद, विधायक और नगर सेवकों ने हिस्सा लिया। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक बीएमसी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है, जो 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि पार्टी वो मुंबई देना चाहती है जिसका सभी मुंबईकर सपना देखते हैं। आज की बैठक में मुंबई महापालिका चुनावों के बारे में थी, जिसमें 2.5 सालों में हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए, सभी कामों का सीधा फायदा राज्य के लोगों को मिला है। यानी यहाँ पर एकनाथ शिंदे अपने काम के आधार पर बीएमसी चुनावों में जाने की तैयारी करें और इसको लेकर एक लंबा चौड़ा प्लान तैयार किया गया है, जिसमें सभी विधायक और सांसद शामिल हुए और उन्होंने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो महायुति की पिछली सरकार थी और 2.5 साल उन्होंने जो काम किया है, उसी काम के आधार पर अब बीएमसी चुनावों में
वो उतरेंगे और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने अभी तक बीएमसी चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक अगले साल की शुरुआत में बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यानी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद अब बीएमसी चुनावों का बिगुल कभी भी बज सकता है, जिसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों तैयारी में जुटे हैं। यहां पर उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अगर उन्हें अपना संगठन बचाना है तो इन चुनावों में अपना पूरा ताकत लगानी होगी, और इसको लेकर उद्धव ठाकरे जो है देवेंद्र फडणवीस के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। खबरें तो यहां तक है कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात भी की है, और इस बातचीत में ये रास्ता निकाला गया है कि अब बीजेपी जो है वो उद्धव का समर्थन कर सकती है और यहां पर वो कवर दिया जा सकता है। यानी शिंदे और अजीत पवार को सेट करने के लिए यहां पर उद्धव को भी यहां पर थोड़ी ताकत दी जा सकती है। तो इस बार बीएमसी चुनावों में उद्धव और शिंदे का सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा, और देखना यह होगा कि इस बार बीएमसी चुनावों में किसका पलड़ा भारी होता है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।